गया में जमकर ओले गिरे हैं। गया में कश्मीर शिमला जैसा नजारा देखने को मिला। हालांकि इस ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। गया में ओलावृष्टि के बाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पर सफेद बर्फ की चादर बिछा दी है। गया में मंगलवार की शाम मौसम का मिजाज काफी खराब रहा। तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहले तेज बारिश हुई, उसके बाद जोरदार ओले पड़े। इससे सड़क से लेकर खेतों तक ओले की सफेद चादर बिछ गई। करीब आधे घंटे से ज्यादा हुई बर्फबारी से पूरा इलाका शिमला कश्मीर के जैसा हो गया। बाराचट्टी प्रखंड के दिवनिया, झाज, बीबी पेसरा, बुमेर सहित अन्य पंचायतों में बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गयी। सरसों, गेहूँ, सब्जी की खेती, चना, प्याज, अरहर समेत अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले रविवार को पतलुका पंचायत सहित अन्य इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। मुंगेर में 2 दिनों से हो रही बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। टेटिया बम्पर प्रखंड में तैयार गेहूं और सरसों की फसल की कटाई शुरू होने वाली ही थी, लेकिन बारिश ने अंतिम क्षण में सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बेमौसम बरसात के कारण गेहूं और सरसों की फसल का उत्पादन घट जाएगा, जिसको लेकर किसान मायूस है। इस फसल से ही किसान साल भर के अनाज का भंडारण करते हैं, लेकिन बारिश ने भंडारण पर ग्रहण लगा दिया। खेतों में पानी लगने से फसलों में कीड़ा लगने का खतरा बढ़ गया है। एक बार अगर कीट ने दस्तक दे दी तो किसान के लिए फसलों को बचाना मुश्किल होता है। फसल के कटने से पहले ही सारी उम्मीदों के भीग जाने से किसान के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। अब किसान उम्मीद भरी निगाहों से प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। ये लोग नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा देने की मांग प्रशासन की टीम से कर रहे हैं, ताकि प्रकृति के कहर से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कुछ हद तक हो सके। सिवान में किसान परेशान हैं। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से खेतों में पानी लग गया है। आंधी की वजह से फसल खेत में ही गिर गए हैं। ओलावृष्टि ने गेहूं और दलहन की बालियों को नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर प्रकृति के कहर से किसानों की कमर टूट चुकी है। किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। गेहूं की फसल किसान काटने की तैयारी में थे, लेकिन बारिश की वजह से फसल कटने से पहले ही बर्बाद हो गया। किसानों को चिंता सताने लगी है कि आखिर इस महंगाई के दौर में बिना अनाज घर परिवार कैसे चलाएंगे। सिवान में इस बार गेहूं की बुआई थोड़ा लेट से हुआ था, जिस वजह से फसल काटने में भी अभी 1 से 2 सप्ताह लगने वाला था। इस नुकसान के बाद किसान को आर्थिक तंगी का डर सताने लगा है। किसानों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, ताकि वो कर्ज के बोझ से उबर पाए। बिहार में कई जिलों में लगातार बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जहानाबाद में मंगलवार की देर रात ओलावृष्टि और बारिश ने कहर बरपाया है। खेत में लगी फसलें अब खलिहान तक पहुंच पाएंगे, इसमें शक है। जो फसल खलिहान में आ गई है, अब वो घर तक पहुंचेगा, इसमें भी संशय बरकरार है। एक तरफ किसानों की परेशानी बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। लोगों को भारी उमस और गर्मी से छुटकारा तो मिला है, लेकिन बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि के चलते गेहूं के साथ साथ दलहन और तिलहन की फसलें भी बारिश की वजह से बर्बाद हुई है। लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए प्लास्टिक की पन्नी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो भी आंधी की वजह से नाकाफी साबित हो रहा है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिर गई है, जिससे गेहूं की बालियों को नुकसान हुआ है। इस बर्बादी ने किसानों को आर्थिक तंगी के दलदल में धकेल दिया है। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दानापुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जानीपुर इलाके में गैंगरेप की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। बग्गा टोला स्थित संतोष होटल में युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन होटल में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसे भी सील कर दिया गया है। साथ ही होटल के मालिक पर भी केस दर्ज किया गया है। गैंगरेप की पीड़ित का मेडिकल कराया गया है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि वारदात के 12 घंटे बाद ही पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम धीरज, विशाल, गोलू और बच्चियां हैं।
इसके अलावा होटल मालिक के साथ बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 18 मार्च को पटना एम्स से अपनी बीमार मौसी को देखकर घर लौट रही युवती के साथ बग्गा टोला के संतोष होटल में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। युवती को एक दिन तक बंधक बनाकर दरिंदों ने उसकी अस्मत लूटी। दरभंगा में एक महिला प्रोफेसर ठगी का शिकार हो गई। महिला प्रोफेसर का नाम सरिता कुमारी है। ये जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाती हैं। दूसरे लोगों को जागरूक करने वाली प्रोफेसर साहिबा को एक ठग ने दिन में ही चांद तारे दिखा दिए। ताज्जुब की बात यह है कि बेता थाना के सामने महिला प्रोफेसर से पुलिसकर्मी बनकर लाखों के गहने ठगकर शातिर फरार हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी खंगालकर ठग को खोजने में जुट गई है। सरिता कुमारी कॉलेज जा रही थी। उसी दरमियान 4 शातिर खुद को पुलिस वाले बताकर रिक्शा को रोका और महिला प्रोफेसर पर सुरक्षा के प्रति लापरवाह बताया। फिर उनसे जेवरात उतारकर उसे बैग में रखने को कहा। महिला ठगों की बातों में फंस गई और 2 बाला, 2 अंगूठी, एक चेन उतारकर पेपर में लपेटने के लिए ज्यों ही उनके हवाले किया, सभी शातिर मौके से जेवरात लेकर फुर्र हो गए। प्रोफेसर इस वाक्य से सन्न हो गई और जब तक उन्हें होश आता तब तक उन्हें लाखों का चूना लग चुका था। नवादा जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। कई लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता है जिस दिन कुत्तों के कहर से लोगों का सामना नहीं होता है। कुत्तों के काटने से जख्मी हुए लोगों की संख्या दिनों दिन जिले में बढ़ रही है। नवादा सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर रोजाना 100 से अधिक लोगों को डॉग बाइट की इंजेक्शन दी जा रही है। पहले ये आंकड़ा महज 25 से 30 होता था, मगर इन दिनों इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आवारा कुत्तों का खौफ खासकर सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि नवादा सदर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को लेकर नगर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो वे लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। अभी तो डॉग बाइट बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, 60, 70, 80, कभी 90 पहुँच रहे हैं और ज्यादातर इसमें देख रहे हैं कि बच्चों को ही काट रहा है। साहेबगंज में गंगा पुल निर्माण का काम नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। गंगा पुल निर्माण का अब तक 46% काम पूरा हो चुका है। पूर्वोत्तर भारत के इकोनॉमिक गेटवे के तौर पर इस गंगा पुल को देखा जा रहा है। साहेबगंज में गंगा नदी पर 22 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। 8 किलोमीटर के करीब स्ट्रक्चर और 14 किलोमीटर के करीब रोड का काम अंतिम चरण में है। गंगा नदी में 46 पिलर का निर्माण किया जाना है और अब तक 2 को छोड़कर सभी पर काम तेजी से चल रहा है। कई पिलर का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। इस पुल की विशेषता ये है कि इसमें 2 ROB और 1 मेजर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। लंबे समय से साहेबगंज में गंगा पुल निर्माण की मांग उठ रही थी। 6 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल के निर्माण की आधारशिला रखी थी। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। 3 महीने पहले बनी सड़क के जर्जर होने की खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और अब सड़क बनकर तैयार है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में व्यापक अनियमितता बढ़ते जाने का आरोप लगाया था। जर्जर की खबर न्यूज 18 पर प्रसारित होने के 1 हफ्ते के भीतर ही इसे दुरुस्त कर दिया गया। निर्माण के 3 महीने बाद ही पेटरवार के जरुआ टाड़ में बनी सड़क जर्जर हो गई थी। करीब 84 लाख की लागत से कसमार पेटरवार मुख्य मार्ग से जरुआ टाड़ तक 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया था। नवनिर्मित सड़क में गिट्टी सड़क से बाहर आ गए थे। अब सड़क के बन जाने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। बता दें कि इस मामले में गोमिया विधायक ने भी विभागीय अधिकारियों को सड़क को ठीक करने का निर्देश दिया था। ग्रामीणों ने जर्जर की हालत ठीक नहीं होने पर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन अब सड़क बन गया है और वे लोग न्यूज 18 को भी धन्यवाद दे रहे हैं। गिरिडीह में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये लोग पत्थर खदान के संचालन का विरोध कर रहे हैं। विरोध के सुर बिरहोर समुदाय के आदिवासियों ने बुलंद की है। बगोदर प्रखंड के धकगुड़की गांव में पत्थर खदान के संचालन का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हैवी ब्लास्टिंग के चलते इन लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे घरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा उत्खनन की वजह से खदान में गहराई बढ़ गई है,
जिसका असर आसपास के जल स्रोतों पर पड़ रहा है। नदी, नाला, कुआं और चापाकल का जलस्तर नीचे चला गया है, जिससे बिरहोर समुदाय के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। उसी को लेकर बिरहोर आदिवासी खदान संचालन को लेकर विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उनके जीवन यापन से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन से इन लोगों ने तत्काल प्रभाव से इसे रोकने की मांग की है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। घर और देवी मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। वहीं बिहार के गोपालगंज में प्रमुख शक्तिपीठ थावे वाली के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जुट गई है। सुबह मंगला आरती के साथ ही मां का दर्शन शुरू हो गया है। कहा जाता है कि मां के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। थावे मंदिर नेपाल से लेकर यूपी, दिल्ली, बिहार और झारखंड के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्र के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। नवरात्र के 9 दिन 9 रंगों के फूलों से मां का भव्य श्रृंगार कराया जाएगा। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस बार मां के चरण स्पर्श पर रोक लगाई गई है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त कराया जा चुका है। पर्यटन विभाग की ओर से भव्य मेला और थावे महोत्सव का भी आयोजन कराया जा रहा है। कलश स्थापना के साथ ही शक्ति उपासना का महापर्व चैती नवरात्र आज से शुरू हो गया। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में श्रद्धालु अपने अपने तरीकों से मां की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पटना सिटी के गया घाट स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में अभिजीत मुहूर्त के बीच कलश की स्थापना की गई। मां की आज पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना चल रही है। कलश स्थापन के साथ ही मां के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में लगी है। देश के 51 शक्तिपीठों में एक बड़ी पटन देवी मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में इस बात का अटूट भरोसा है कि सच्चे हृदय से मांगी गई भक्तों के सभी मनोकामनाएं मां पूर्ण करती हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नवादा में मंगलवार की शाम को बड़ा चमत्कार हुआ। भक्तों के मुताबिक गया रोड स्थित प्राचीन देवी मंदिर में स्थापित देवी मां की प्रतिमा का स्वरूप आरती के दौरान बदल गया। ये चमत्कार तब हुआ जब शाम के वक्त मंदिर में पहले देवी मां की आरती हुई, फिर उसके बाद बजरंग बली की आरती शुरू हुई। उसी दरमियान देवी मां की प्रतिमा का स्वरूप बदलने लगा। स्वरूप बजरंग बली की प्रतिमा का रूप लेने लगा। इस चमत्कार की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। चमत्कार का गवाह बनने के लिए भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ गई। भक्तों के मुताबिक करीब 45 मिनट तक माता का स्वरूप बदला रहा। उसके बाद मां का स्वरूप पहले ही की तरह हो गया। लोग इसे देवी मां का चमत्कार मान रहे हैं। वहां मौजूद भक्तों की माने तो आज तक ऐसा चमत्कार उन लोगों ने नहीं देखा। लोगों का कहना है कि इस मंदिर में मत्था टेकने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है और इस चमत्कार के बाद मंदिर की महत्ता और बढ़ गई है। माता सीता की नगरी सीतामढ़ी में भक्तिमय माहौल है। हर तरफ हरे राम हरे कृष्णा की गूंज है। देसी और विदेशी भक्तों का समागम है। विदेश से आए भक्त भारतीय संस्कृति की तारीफ कर रहे हैं। भगवान के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। इस समय 7 समुंदर पार से करीब 150 विदेशी पर्यटकों का समूह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम आया हुआ है। इसमें अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, यूरोप समेत कई देशों के भक्त शामिल हैं। 150 लोगों के विदेशी समूह का जत्था जब माता सीता की नगरी सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचा तो गीत संगीत और रामधुन के उच्चारण से माहौल भक्तिमय हो गया। विदेशी पर्यटकों ने भगवान राम और माता सीता की यहां पूजा अर्चना की। खास बात यह है कि अधिकांश विदेशी श्रद्धालुओं ने भारतीय पोशाक धारण किया था। भक्ति का दिया, नूतनता का उत्साह, मां के आगमन के आने की खुशी में भंडारा। ये भक्तिमय नजारा है भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड का, जहां पर सनातन धर्म के लोग नव वर्ष मना रहे हैं।
पूरा शहर भक्तिमय हो चुका है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में बोधि ट्री योग हेल्थ क्लब की ओर से चैत्र नवरात्र धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस परिवार में मां दुर्गा के साथ भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान की भी आराधना की गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने सैंडिस कंपाउंड मैदान में 101 दीप प्रज्वलित किया और श्री राम भगवान की पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया। सभी सदस्य भगवान श्री राम के भक्ति गीतों पर नाचते झूमते नजर आए। भक्ति में सराबोर, भक्त आराधना में डूबे दिखे। इन लोगों ने सभी के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। बिहार दिवस के मौके पर मोतिहारी के गांधी मैदान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। ये दौड़ गांधी मैदान से चांदमारी चौक तक थी, जिसे डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन जीतने वालों को डीएम ने प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। बिहार दिवस के अवसर पर जिले में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डीएम ने लोगों से नियमित दौड़ लगाने और योग करने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं से बिहार के विकास में भागीदार बनने की भी अपील की। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि सबसे पहले स्वास्थ्य और सेहत ठीक है तो सब ठीक रहेगा। बता दें कि बिहार दिवस के मौके पर पूरे राज्य में समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार की संस्कृति, परंपरा, विरासत का समागम दिखेगा। बिहार राज्य की स्थापना के आज 110 साल पूरे हो गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुराहाट क्षेत्र में ऐतिहासिक नागलकाटा तालाब के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। 25 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस तालाब का हाल बेहाल है। वर्तमान समय में इस तालाब पर नजर डालेंगे तो यहाँ पानी कम, जलकुंभी की झाड़ियाँ अधिक नजर आती है। पिछले कई वर्षों से पूरा तालाब जलकुंभियों की चपेट में आकर अपना अस्तित्व खो रहा है। संजय नदी से नहर के माध्यम से इस तालाब में पानी लाया जाता है, जिस पर क्षेत्र के कई गांवों के लोग निर्भर हैं। इसके अलावा हजारों एकड़ खेतों को सिंचाई भी होती है, लेकिन जलकुंभियों के भर जाने से इस तालाब की जल संचय क्षमता काफी कम हो गई है। क्षेत्र के लोग इसके जीर्णोद्धार करने की मांग उठा रहे हैं, ताकि निकट भविष्य में उन्हें जल संकट से जूझना नहीं पड़े। अगर इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ऐतिहासिक धरोहर तो खत्म होगा ही, साथ ही साथ खेती पर भी इसका असर पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऊपर नीला आसमां, नीचे लाल पलाश के फूल। ये मनोरम दृश्य है गिरिडीह के बरमसिया का। इस जगह को मिनी कश्मीर भी लोग कहते हैं। ये पूरा इलाका पलाश के फूलों से पटा पड़ा है। इस पर जब लोगों की नजर पड़ती है तो लोग इसे निहारते ही रहते हैं। पलाश के फूलों को समृद्धि, शांति, खुशहाली और पैसे से जोड़कर देखा जाता है। पलाश के फूलों को परसा, टेसू जैसे कई नामों से जाना जाता है। पलाश के फूल नकारात्मकता को हटाने में कारगर होते हैं, लिहाजा इसे लोग घर में भी रखते हैं। पलाश का फूल उत्तर प्रदेश और झारखंड का राज्य पुष्प है। लाल फूलों वाले पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। इस फूल को देखने से आंखों को सुकून मिलता है। कभी मौका मिले तो गिरिडीह के बरमसिया जरूर जाइएगा। मन और आंख दोनों को बड़ा ही सुकून मिलेगा। सासाराम के चितौली गांव के रहने वाले सुंदरिका हर मायने में खास हैं। हाथों में बांसुरी और चेहरे पर मुस्कान वाले जिस शख्स को आप देख रहे हैं, वो जब बांसुरी बजाते हैं तो उन्हें सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं। खास बात यह है कि ये होठ से बांसुरी बजाने के साथ ही नाक से भी तरह तरह के धुन निकाल लेते हैं। सुंदरिका बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें बांसुरी बजाने का शौक था और उम्र के इस पड़ाव पर तो ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। ये किसी भी गीत को अपनी बांसुरी की धुन से निकाल लेते हैं। सुंदरिका गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा परिवार चलाने के लिए वे मजदूरी का काम करते हैं। हालांकि अपनी गरीबी को वो अपनी शौक के तले दबने नहीं दिए। सुंदरिका कहते हैं कि जीवन है तो संघर्ष रहेगा ही। सुंदरिका को अगर प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिल जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं की ये प्रदेश के साथ साथ देश का मान भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी प्रतिभा बहुत ही खास है।
बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अभियान में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को नया जीवन प्रदान किया जा रहा है। बेगूसराय में ये योजना 100% धरातल पर दिखाई देती नजर आ रही है। हृदय रोग के इन बच्चों के लिए न केवल ये वरदान साबित हो रहा है, बल्कि गंभीर रोग से पीड़ित निराश बच्चों को नया जीवन भी मिल रहा है। इसी के तहत हृदय सहित अन्य रोग से ग्रसित 27 बच्चों को स्कैनिंग के लिए उच्च संस्थान भेजा गया है। इन सभी का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। बेगूसराय में आरबीएस की कुल 45 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें 45 आयुष चिकित्सक, 22 एएनएम और 15 फार्मासिस्ट अपना योगदान दे रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 44 तरह की बीमारियों का इलाज मुफ्त में कराया जाता है। सरकार का ये अभियान ग्रामीण इलाके और खासकर गरीब तबके के लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। बांका में रजौन प्रखंड के उपरामा गांव को प्रगतिशील किसानों का गांव कहा जाता है। यहां के किसान तकनीक और मानसून आधारित खेती के लिए जाने जाते हैं। इस बार यहां के कुछ किसान मल्टी क्रॉप थ्रेसर लाए हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये थ्रेसर दूसरे थ्रेसर से अलग है। अब तक सामान्य थ्रेसर से कुछ रबी फसलों की ही थ्रेसिंग होती थी, लेकिन इससे धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मक्का तक की थ्रेसिंग हो जाती है। यही नहीं, इस थ्रेसर में नई तकनीक के चलते जो फसल तैयार होकर निकलती है, उसकी साफ सफाई में भी आसानी होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग में भी सुविधा होती है। इस थ्रेसर में सैकड़ों एकड़ की फसल चंद घंटों में ही तैयार कर ली जाती है। अभी तक इस मशीन का इस्तेमाल पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही होता था, लेकिन अब ये बिहार में भी आ गया है।